ओ मेरी। स्टार्ट हो गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनाज कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सिस्टम, हाँ, कल सिस्टम सराउंडिंग देख लिया सबने? तो भैया अब सिस्टम के टाइप्स पता चल चुके हैं, सिस्टम के बारे में पता चल चुका है। हाँ भाई। हाँ, कल छुट्टी है, कल रक्षाबंधन की छुट्टी है शायद। अभी आपको आ जाएगा अनाउंसमेंट में, आपको पता चल जाएगा। हाँ भाई, बढ़िया, मस्त चलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की मस्त पढ़ाई चल रही है, मस्त चलनी चाहिए। और ऐसे भी अब तो नया नया 30 तारीख, हाँ अब तो महीना एंड भी हो रहा है, तो 1 तारीख से पढ़ने वाले बहुत होते हैं। तो 1 तारीख से पढ़ने वाले, ऐसे नया चैप्टर भी शुरू हुआ है, कल से भी पढ़ने वाले बहुत आए थे। और 1 सितंबर आने वाला है, तो जो लोग सोच के बैठे हों कि यार 1 सितंबर से पढ़ेंगे, इस तारीख से पढ़ेंगे, रक्षाबंधन के दिन से पढ़ेंगे, तो बेटा सब सारे होते हैं ना, शुभ दिन आ चुके हैं। बस पढ़ाई शुरू कर लो, पढ़ाई शुरू कर लो, ठीक है? हाँ भाई, तो चलो। अब हम लोग लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ के बैठे हुए, और लास्ट क्लास में ये चीजें देखी थी कि यार हम लोग यहां तक आ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है? हीट एंड वर्क पढ़ना है। आज हमें क्या पढ़ना है? हीट एंड वर्क पढ़ना है। हमने लास्ट क्लास में हीट एंड वर्क के बाद देखा था, हीट एंड वर्क की बात करी थी, हीट एंड वर्क की बात करी थी हमने, ठीक है? हीट एंड वर्क की बात करी थी, और उसमें हमने ये देख लिया था, उसमें हमने ये देखना शुरू किया था कि भैया जो सारे के सारे सिस्टम होते हैं, सिस्टम अपने पास, हमने 3 चीजें डिफाइन करी थी, हमने 3 चीजें डिफाइन करी थी। साथ साथ रिवाइज करना, साथ साथ रिवाइज करना, जो कल की क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो अगले 5 मिनट के अंदर। ये देखो, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन करते थे, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन करते थे, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन करते थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेरा जो होगा, ये अंदर का जो पार्ट होगा, इसी को क्या बोलेंगे? सिस्टम। और ये जो होगा, ये क्या कहलाएगा? बाउंड्री। ये क्या कहलाएगा? बाउंड्री। और सर बगल में क्या होगा? सराउंडिंग। ये बगल में क्या होता है? सराउंडिंग। और इन सबको मिला दो, इन सबको मिला दो तो क्या बन जाएगा? इन सबको, सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री को मिला दो तो क्या बन जाएगा? सर यही क्या कहलाएगा? यूनिवर्स कहलाएगा। कितना डिफिकल्ट चीजें कल बताई थी, इतनी हार्ड हार्ड चीजें मैंने बता दी थी, इतनी हार्ड हार्ड चीजें मैंने बताई थी। चलो मुझे एक चीज बताना, मैंने टाइप्स ऑफ सिस्टम बताया था, ध्यान सुनना। अब आंसर तुम लोग दोगे, चैट सेक्शन में तुम्हें आंसर देना है। सर टाइप्स ऑफ सिस्टम बताया था, सर टाइप्स ऑफ सिस्टम मैंने बताया था। किसके बेसिस पे? 1 मिनट सुनना। टाइप ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फेज और स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फेज और स्टेट। सर इसके टाइप्स ऑफ सिस्टम बताओ। इसके बेसिस पे आपने सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? कितने पार्ट में डिवाइड किया था? ओपन क्लोज नहीं था। टाइप्स ऑफ सिस्टम के हिसाब से देखोगे, सर ये कौन सा सिस्टम था? ऑन द बेसिस ऑफ फेज और स्टेट। कितने टाइप का होता था? कितने टाइप का होता था? नहीं नहीं नहीं, हाँ कुछ लोगों का आंसर अब आना शुरू हो गया है। सर 2 टाइप का होता था। ऑन द बेसिस ऑफ फेज और स्टेट 2 टाइप का होता था। एक को बोलते थे होमोजीनियस सिस्टम, एक को बोलते थे होमोजीनियस सिस्टम, एक को बोलते थे हेट्रोजीनियस सिस्टम। एक को बोलते थे होमोजीनियस और एक को बोलते थे हेट्रोजीनियस। डिपेंड करता है, हमेशा ओपन क्लोज आइसोलेटेड नहीं बोलना है, ओपन क्लोज आइसोलेटेड नहीं बोलना है। वो डिपेंड करता है मास और एनर्जी एक्सचेंज पे। अगर मैं यही चीज पूछ देता, अगर मैं यही चीज पूछता कि सर कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम है, अगर मैं ये पूछ देता टाइप्स ऑफ सिस्टम, सर टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, सर क्या बोल दूं? ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोलना शुरू करूं? सर ऑन द बेसिस ऑफ मास, मैटर और एनर्जी एक्सचेंज, मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज। अगर मैं इसके बेसिस पे बोलना शुरू करूंगा, अगर मैं इसके बेसिस पे बोलना शुरू करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? मास और मैटर और एनर्जी एक्सचेंज पे बात करूं तो मेरे पास कितने टाइप के सिस्टम आएंगे? कितने टाइप के सिस्टम अब आएंगे? कितने टाइप के सिस्टम अब आएंगे भाई? कितने होंगे? ओपन, ओपन का मतलब याद है?
ओपन का मतलब याद है, ओपन का मतलब क्या था, मास का एक्सचेंज अलाउड होगा, एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड होगा, मास का एक्सचेंज अलाउड होगा, एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड होगा। सर एक था अपने पास क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब पता है ना, क्लोज्ड याद है भाई, क्लोज्ड कैसे करते थे, क्लोज्ड का मतलब कि सर मास का एक्सचेंज नहीं होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड की, तो आइसोलेटेड भी था, आइसोलेटेड सिस्टम था जहां पर थोड़ा सा अलग टाइप का सिस्टम बनता है, अलग टाइप का सिस्टम बनता है। और वो क्या होता है ये देख लो, वो क्या होता है वो देख लेना अपने पास, ये देख लो कैसा सिस्टम है। सर यहाँ ना मास एक्सचेंज हो पाएगा, ना मास का एक्सचेंज हो पाएगा, और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो पाएगा, ना मास का एक्सचेंज ना ही एनर्जी का एक्सचेंज। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम याद करो। चलो मुझे एक बात बताओ, इसमें से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताना, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना, इन तीनों सिस्टम में से कौन से सिस्टम में एडियाबेटिक वॉल होता था। बाउंड्री दो टाइप की थी, एक एडियाबेटिक बाउंड्री थी और एक डायाथर्मिक बाउंड्री थी। बाउंड्री मेरे पास, वॉल्स मेरे पास दो टाइप के थे। भाई साहब बताना किस सिस्टम में एडियाबेटिक वॉल है। वॉल्स मेरे पास दो टाइप के थे, एक एडियाबेटिक थी, एक एडियाबेटिक वॉल थी और एक डायाथर्मिक था। जल्दी बताना भाई साहब, अरे कल की क्लास में पढ़ा है भाई, कल ही तो पढ़ा है। किसमें था, किसमें बाउंड्री एडियाबेटिक थी, किसकी बाउंड्री एडियाबेटिक थी। एडियाबेटिक या इसी को बोल देते हैं हीट इंसुलेटिंग वॉल बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं हीट इंसुलेटिंग वॉल। जो बाउंड्री हीट को ट्रांसफर ना होने दे उसी को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। पक्का। अरे सर क्या बात है यार, सब लोगों ने आंसर बता दिया। हीट कंडक्टिंग वॉल्स, इसी को क्या बोल देते हैं, हीट कंडक्टिंग वॉल्स बोल देते हैं, हीट कंडक्टिंग वॉल्स बोल देते हैं। तो डायाथर्मिक वॉल्स या हीट कंडक्टिंग वॉल्स। आइसोलेटेड एक ऐसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा है जिसमें एडियाबेटिक वॉल्स होती है, जिसके अंदर एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं आइसोलेटेड में। ओपन और क्लोज में कौन सी वॉल होती है, हीट कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री हो गई, टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गया, सिस्टम हो गया, टाइप्स ऑफ ये हो गया। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने क्या किया था, अभी मैं आपको बस रिवीजन करा रहा हूं, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। हम लोग लास्ट क्लास का एक रिवीजन कर रहे हैं कि लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। चलो, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, टाइप्स ऑफ वॉल्स हो गए। फिर हमने डिवाइड किया था कि सर मेरे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दो टाइप की। भैया एक एक लाइन लिखूंगा, मुझे बस बता देना। सर सब लोग अपने अपने हिसाब से आंसर देना। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एक इंटेंसिव थी, एक एक्सटेंसिव थी। मुझे बताओगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में कौन मास पे डिपेंड करता है, जल्दी से जल्दी। इंटेंसिव या एक्सटेंसिव कौन मास पे डिपेंड करता है, कौन मास पे डिपेंड करेगा। इंटेंसिव या एक्सटेंसिव कौन मास पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। जल्दी से जल्दी कौन है, कौन है जो मास पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होगा, कौन मास पे डिपेंड करेगा, कौन मास पे डिपेंड करेगा। सर ये भाई साहब तो इंडिपेंडेंट थे, ये भाई साहब तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास थे, इनको मास से कोई फर्क नहीं पड़ता या मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाई साहब किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास। पक्का हो जाएगा, श्योर हो। अब अगला क्वेश्चन बेटा, प्लीज अपने नोट्स को रिवाइज करके आए हो तो उसका फायदा उठाओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कौन सा प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर नहीं था। याद रखना कौन सा प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर नहीं था। विच प्रॉपर्टी इज नॉट एडिटिव इन नेचर, विच प्रॉपर्टीज नॉट एडिटिव इन नेचर। कौन सी प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर नहीं होती है, कौन सी प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर नहीं होती है। जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सी प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है। सर एक्सटेंसिव होती है, इंटेंसिव होती है। विच प्रॉपर्टी इज नॉन एडिटिव इन नेचर। सर एक्सटेंसिव जो होती है वो क्या होगी, एडिटिव इन नेचर होगी। इसको आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इंटेंसिव की बात करोगे तो ये क्या होगा, नॉन एडिटिव इन नेचर होगा, नॉन एडिटिव इन नेचर हो जाएगा। ये क्या होगा, नॉन एडिटिव इन नेचर होगा। याद है इंटेंसिव वाला, नॉन एडिटिव इन नेचर। अरे सर अभी तो आपने कल भी ये भी पढ़ाया था, हमें याद करो, कल हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक्सटेंसिव को मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा, जल्दी
एक्सटेंसिव को मास से डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा? अरे बेटा ये भी तो केबीडी ही है ना, बस अब आज न्यूमेरिकल्स आज से आ जाएंगे तो कल से करते रहेंगे क्वेश्चंस। अगर एक्सटेंसिव को मास से डिवाइड कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इंटेंसिव में। अगर मैं एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव भी कर दूंगा, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? सर इंटेंसिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। तो एक्सटेंसिव अपॉन मास, इंटेंसिव अपॉन मास करते रहो, याद है? तो ये मेरे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज आ गई। फिर किसी ने बोल दिया कि सर फंक्शन, थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात करें, थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो होता है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो होता है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो होगा वो सर कैसा होगा? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस कैसे होते हैं? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस कैसे होते हैं ये बताओ। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस कितने टाइप के थे? दो टाइप के। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस कितने टाइप के थे? दो टाइप के। एक को बोलते थे पाथ फंक्शन, एक को बोलते थे पाथ फंक्शन, एक को बोलते थे पाथ फंक्शन और दूसरे को बोलते थे स्टेट फंक्शन। एक को बोलते थे पाथ फंक्शन, दूसरे को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन याद है? याद है? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में से कौन सा बंदा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में से विच वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ? कौन सा बंदा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है? जल्दी बताओ। विच वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ? जिसको रास्ते से कोई मतलब नहीं, सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। विच वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ? विच वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ? सर ये क्या होता है? ये किस पे? पाथ पे डिपेंड करता है क्या? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ये पाथ से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। सर ये क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। लेकिन पाथ फंक्शन क्या था? याद करो, ये हमारे कुछ रिश्तेदार थे जो इनिशियल और फाइनल पे कमेंट करते हैं। लेकिन पाथ फंक्शन कौन से लोग होते हैं? सर किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन पाथ। और हमारी जिंदगी में दो ही लोग पाथ के लिए हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन में बात करोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। स्टेट फंक्शन में बात करोगे इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे स्टेट फंक्शन आएंगे। इंटरनल एनर्जी आएगी, इंटरनल एनर्जी आएगी, इंथैल्पी आ जाएगा, सर बहुत सारे आ जाएंगे। इंट्रोपी आ जाएगा, इसी चैप्टर के अंदर बहुत सारे आएंगे। गिव्स फ्री एनर्जी आ जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी आ जाएगी, तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो स्टेट फंक्शन क्या है? जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे। इसको मतलब ही नहीं कि तुम किस रास्ते से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। पाथ फंक्शन क्या है? डिपेंड करता है सर कैसे जाते हैं, किस तरह से जाते हैं। हो जाएगा सर? श्योर हो? अरे भाई साहब एक बोल रहा इतना फास्ट रिवीजन नहीं कराइए। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, हाँ स्लो करेंगे, स्लो। तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, समझे? तो जो दो टाइप के फंक्शन हैं उसमें से एक फंक्शन जो होता है, मान लो एक फंक्शन स्टेट फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन पाथ फंक्शन हो गया। एक जो है स्लो, ठीक है ना बेटा? ऐसे करेंगे तो 2025 में तो नहीं, लेकिन 2027-28 तक हो जाएगा सिलेबस भी और तुम्हारा सिलेक्शन भी पक्का। स्लो। अबे कल पूरा 1.5 घंटा यही पढ़ाया है भाई, अब तू बोल रहा है सर इसको भी रिवीजन करने में स्लो कराओ। डर लगता है कि नहीं लगता है? हाँ तुझे डर लगता है कि नहीं लगता भाई? अंदर से रूह कांपती है कि नहीं कि भाई क्या यार पढ़ा है, कल ही तो पढ़ा है भाई। हाँ हाँ 2 साल का सिलेबस 4-5 साल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एकदम तैयार हूँ, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। नीट 2025 के बदले अगर 2030 का टारगेट हो तो मैं भी आराम से पढ़ाऊंगा। ऐसा होता है ना कि गाँव में देखता हूँ ना, एकदम आराम से सिंपल से लोग होते हैं, अरे कोई जिंदगी में ट्रेन, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से पकड़ेंगे। होता है ना तंबाकू वम्बाकू लेके बैठे हुए, हाँ कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके जो बात करते, हम भी आराम से बैठे, अरे फंक्शन, अच्छा फंक्शन हुआ दिख रहा है हमको। दो टाइप का होता है, एक पाथ होता है, एक स्टेट होता है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है चलो रिवीजन हो गया। अब कल हमने बात स्टार्ट करी थी कि भैया पाथ फंक्शन में एक फंक्शन हमने शुरू किया था कल क्या है? तो वो है हम लोगों के पास, वो है हम लोगों के साथ, वो है हीट।
एक बोल अरे भाई मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, तो स्पैमर था या कोई था, हो सकता है कोई बच्चा आया हो नया नया, ये भी सोच सकता है ना कि अरे बड़ा जल्दी जल्दी करा दिया। भाई कल हमने बहुत मेहनत करी है, उसी को यूज कर रहे हैं। अब बहुत ही डिफिकल्ट चीजें पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इतना हार्ड चीज, कल जितना हार्ड पढ़ा है उससे भी हार्ड चीज पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत ज्यादा। यूनिट एंड डायमेंशन इस चैप्टर में हो गया है ना, मतलब इस सब्जेक्ट में हो गया है ना, फिजिक्स में हो गया यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन हो गया है पक्का। हाँ तो यूनिट डायमेंशन देखेंगे। चलो अब हीट देखो भाई साहब, हीट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्यू क्या है सर? हीट है जो कहां से कहां फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ये बता दिया गया है कि ये पाथ डिपेंडेंट है। कल मैंने ये भी बता दिया है कि सर इसका ना कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये क्या है? डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ये अलग तरीके से चलता है। हीट कब तक फ्लो करता है? हीट तब तक फ्लो करेगा, हीट फ्लोज टिल देन सिस्टम एंड या सिस्टम और सराउंडिंग क्या हो जाए, सिस्टम एंड सराउंडिंग हैव सेम टेम्परेचर। हीट तब तक फ्लो करेगा जब तक सेम टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जा रहे, जब तक दोनों लोग सेम टेम्परेचर पे नहीं पहुंच रहे तब तक हीट फ्लो करता है। हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो डिसऑर्डर्ड बोल देते हैं, उसका कोई ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो बल्ब जला रहे हो, तो बल्ब की राइट की डायरेक्शंस तो आ रही हैं, लेकिन उसको छूने जाओगे ना, टच करोगे तो वो हीट के फॉर्म में गर्म होगा, उसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है, ट्राई करना। अब देखना बेटा, यहां पे मैंने कल फिर से, देख बेटा कल का फिर से रिवाइज कराता हूं। हीट को मैंने कल दो टाइप का बताया था। एक होता है सेंसिबल हीट, जैसे जो तुम्हारा टेम्परेचर चेंज कर दे। सेंसिबल हीट मतलब पता है क्या होता है? सेंसिबल हीट मतलब जो घर वाले देखते हो ना, क्या होता है, कभी कभी देखते हो टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा होता है ना कभी मूड, मान लो तो एक क्लास से बाहर निकले, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो एक ऐसा हीट होता है जिसको क्या करता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? टेम्परेचर चेंज करता है, उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेगा। मतलब इसके कारण आपका डेल्टा टी चेंज होगा सर, चेंज इन टेम्परेचर आएगा। लेकिन 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 सर ध्यान से सुनना, सर एक और हीट होता है जो बहुत प्यार से बोलता है कि सुनो ना भाई, टेम्परेचर मत चेंज करो, टेम्परेचर मत, ये सब कल लिखवा दिया है यार, क्या बात कर रहे हो? टेम्परेचर मत चेंज करो, टेम्परेचर मत चेंज करो, टेम्परेचर मत चेंज करना। क्या करना है? टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। आप क्या करोगे सर? सिर्फ और सिर्फ टू चेंज द स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दो। यहां पे सर डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? जीरो होगा। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? जीरो होगा। तो दो टाइप का हीट था, एक सेंसिबल हीट कहलाता है, एक लैटेंट हीट कहलाता है। एक क्यूएस से रिप्रेजेंट करते हैं और एक क्यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को सर दो टाइप की हीट को आज हमें पढ़ना है, हीट और वर्क, हीट और वर्क, हीट और वर्क हमें काम करना है पक्का। तो दो पाथ फंक्शन है, उनमें से आज शुरू करते हैं हीट की बात। हमने यहां तक लेके आ गए। अब थोड़ा सा टेम्परेचर स्केल में बस याद दिला देता हूं कुछ लोगों को। अब आज की क्लास शुरू करते हैं, कल तक हमने सब कुछ कर लिया है ये सब, आज की क्लास शुरू करते हैं। टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं। मेरे पास टेम्परेचर स्केल कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन सा है? तो एक को बोलते हैं सेल्सियस स्केल, एक है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, और एक है अपने पास फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ये अपने पास फ़ारेनहाइट स्केल, और एक है अपने को केल्विन स्केल। आई होप सबको अब धीरे धीरे ये सब चीजें याद हो गई होंगी। मोल कॉन्सेप्ट में रिपीट किया था, मोल कॉन्सेप्ट में रिपीट किया था मैंने, सर स्टेट्स ऑफ मैटर में रिपीट किया था। अब यहां से चैप्टर शुरू करते हैं, मतलब कल का लेक्चर आगे चलते हैं। सर सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एक्चुअली किसी बैट सेल स्केल को डिफाइन करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से डिफाइन करते हो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से डिफाइन करते हो कि सर मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट पानी का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में हम लोग डिग्री सेल्सियस मेजर करते हैं। फिर देखना अपने पास फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट में क्या होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये कितना होगा 32 डिग्री, ये कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में बात करें तो 273 केल्विन होता है, और ये कितना होता है 373 केल्विन होता है। और ये स्केल होते हैं, टेम्परेचर के स्केल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर का स्केल होता है। और इनका इंटर कन्वर्जन हम सब लोग जानते हैं कि सर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज नथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी मैं बहुत पहले बता चुका हूं। और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो 273 ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, केल्विन बन जाता। याद है, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 273 पे ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा सर, श्योर हो। अच्छा, ये दो कन्वर्जन्स हम लोग पहले से भी जानते थे। आज क्या एक चीज बतानी है, मुझे एक चीज बतानी है, सिंपल सा सोचना, और यहां से अब चीजें देखेंगे। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मेरा टेम्परेचर अगर मैं बोल रहा हूं इनिशियल टेम्परेचर, अगर मेरा इनिशियल टेम्परेचर, ध्यान सुनना, इनिशियल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, और फाइनल टेम्परेचर, देखना बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, फाइनल टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो मुझे बताओ कि सर चेंज इन टेम्परेचर कितने का है, चेंज इन टेम्परेचर कितने का है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है सर, कितनी होगी, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जल्दी बताओ, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। सर जी वीडियो कॉल प्लीज, अरे वीडियो कॉल अभी थोड़ी ना करूंगा यार, वीडियो कॉल अभी नहीं करूंगा भाई। चेंज इन टेम्परेचर कितने का होगा, 5 डिग्री सेल्सियस का। डेल्टा टी कितने का चेंज हो रहा है, 10-5, यही करोगे ना, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा सर, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, एक बात बताना, अगर चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये एक लाइन लिखता हूं कि सर चेंज इन टेम्परेचर, अगर आप डिग्री सेल्सियस का चेंज मेजर करो और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में मेजर करो, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में मेजर करो, सेम आने वाला है, क्या होगा, ये सही स्टेटमेंट है क्या, कोई बता सकता है ये सही स्टेटमेंट है क्या। एक्चुअली मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा टी की वैल्यू, डिग्री सेल्सियस का चेंज कितने का आ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस का। किसी ने बोला नहीं सर मुझे केल्विन में बताओ, मुझे किसने बोला केल्विन में बताओ सर, ये तो डिग्री सेल्सियस में मेजर कर दिया, सर केल्विन में कितना होगा, देख लो भाई, इतना होगा सर, इसको क्या लिखेंगे, केल्विन में इतना ही लिखेंगे, देख लो भाई किसी को डाउट हो तो। सर अभी भी डेल्टा टी अगर निकालने जाएं, इन केल्विन निकालने जाऊं तो कितना आएगा, 10 प्लस 273 माइनस 5 प्लस 273, और शायद सबको पता है कि इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 5 केल्विन आएगा क्या, 5 केल्विन आएगा क्या। तो याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी चेंज अगर तुमसे कोई पूछ रहा है तो डिग्री सेल्सियस में, अगर कोई बोल रहा है कि सर मैं T1 से T2 डिग्री सेल्सियस में जा रहा हूं, T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा हूं, तो जो चेंज होगा वो दोनों का इक्वल होता है, डिग्री सेल्सियस का चेंज और केल्विन का चेंज हमेशा इक्वल होता है। अगर कहीं ऐसा डेल्टा टी लिखा हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस और कहीं लिखा है 2 केल्विन, तो लड़ना मत, वो सेम चीज को बोला जाता है, वो सेम चीज को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी 2 डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है, 2 केल्विन भी आ सकता है, इट इज इक्वल टू सेम। टेम्परेचर अलग अलग होगा, टेम्परेचर देखो यहां 5 है, यहां कितना हो गया 278, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और टेम्परेचर केल्विन स्केल में अलग अलग होगा, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस जो आएगा वो सेम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना ही बताना चाह रहा हूं, ये आज आपको जो ज्ञान देना चाहता था वो पहली और थर्ड चैप्टर के बाद यही ज्ञान मैं देना चाहता था कि डिग्री सेल्सियस का चेंज और केल्विन का चेंज सेम आता है। आप चाहे तो मेजर करके चेक कर लेना, मेजर करके चेक कर लेना, हो जाएगा सर, श्योर हो। तो आगे कहीं लिखा हो डेल्टा टी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिए चाहे केल्विन में दे, लड़ना मत उससे, बोलना हाँ यार बराबर होता है, डेल्टा टी मतलब बराबर, ठीक है। हाँ चलो
अब देखो, अब यहां पे काम शुरू करते हैं, हीट के बारे में बात करते हैं। हीट मेरे पास दो टाइप के आ गए। अब यहां पे हीट के साथ साथ अब चीजें थोड़ी सी अलग आएंगी। सेंस चीजें कैसे अलग आएंगी, ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना क्या होगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं सेंसिबल हीट कैसे निकालते हैं, सेंसिबल हीट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बाकी आपको ये फिजिक्स में फिर से दोबारा आएगा, बस अभी के लिए बस इतना जान जाओ सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं। ये सेंसिबल हीट क्या करता है। तो सेंसिबल हीट तुम सब लोग अभी डिफाइन कर रहे थे, क्या होता है सर, हीट चेंज, हीट चेंज या तो तुम दोगे हीट चेंज रिक्वायर्ड टू, हीट रिक्वायर्ड या हीट रिक्वायर्ड, ऐसे हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ, चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। सर किसी सिस्टम का टेम्परेचर अगर चेंज करना है, स्टेट नहीं टेम्परेचर चेंज करना है, तो उसी को क्या बोलते हैं सर, सेंसिबल हीट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसिबल हीट बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। श्योर हो, सेंसिबल हीट ये। अब सेंसिबल हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंसिबल हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यार ध्यान से सुनना, सेंसिबल हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान सुनना। एक वर्ड यूज किया जाएगा, चलो मैं एक पहले क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद तुम्हें चाहे चलो ऐसे ही बताता हूं। एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी देखना ध्यान से, कैपिटल सी, हीट कैपेसिटी। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो तुम खुद ही, अब इसका डेफिनेशन तो छोड़ो, तुम ऐसे ही बता दोगे। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर, मेरी बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करना है, ध्यान सुनना, मेरी बॉडी का टेम्परेचर, या तुम खुद के सोच लेना कि अगर तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करना है, अगर टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री कम करना है, तो तुम्हें कम से कम 10 किलो जूल्स चाहिए। कितना चाहिए, 10 किलो जूल्स चाहिए। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से अगर चेंज करना है तो कितना चाहिए, 10 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा टेम्परेचर या आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस या 5 केल्विन से चेंज कर दो, 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 5 केल्विन से चेंज कर दो, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बता सकते हो आंसर क्या आएगा, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर 1 केल्विन चेंज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए 10 चाहिए, तो 5 केल्विन के लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए, क्या बात है। हाँ भाई, एक बंदे ने सही लिखा है, फूफा बदमाश है, वो सही में बदमाशी कर रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, लगे रहो। 50 किलो जूल, बहुत बढ़िया। अब इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सोच रहे हो, कितना डिफिकल्ट है ना, कितना डिफिकल्ट है, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी तुम लोगों को, कितने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को 5 into 10 बताओ करना पड़ा, 5 into 10 करना पड़ रहा है, 5 into 10 करना पड़ रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, हीट कैपेसिटी, मैंने अपनी बॉडी की या तुम्हारी बॉडी की एक कैपेसिटी बताई थी कि सामने वाले की कैपेसिटी ऐसी है, तो उसी तरह से किसी भी सिस्टम का डिफाइन ऐसे करते हैं, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द, ध्यान सुनना, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, ध्यान से देखना अपने पास, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द, इट इज अ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द temperature of a system by टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। मतलब हीट कैपेसिटी किसी बॉडी का अगर कहीं दिया हुआ है, कैपिटल सी कहीं दी हुई है, ध्यान से देखना, कैपिटल सी कहीं दिया हुआ है किसी बॉडी का, मान लो कि सर एक बॉडी है, एक सिस्टम है, ध्यान से सुनना, अ सिस्टम हैविंग हीट कैपेसिटी, अ सिस्टम हैविंग हीट कैपेसिटी, 20 kilojoules per Kelvin is heated from sir 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Calculate the heat given, calculate the heat, क्या होगा, हीट कितना दिया गया होगा, कैसे निकालोगे, जैसे अभी बताया था वैसे ही सोच लो, किससे निकालोगे, कितना आएगा इसका आंसर, कितना आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर, कितना आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, जल्दी बताओ, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, कितना आ जाएगा।
सर किसी की हीट कैपेसिटी दी हुई है, सर नाम से पता चल रहा है हीट कैपेसिटी मतलब 1 केल्विन। आप खुद से समझ जाओ सर, 1 केल्विन राइज करने के लिए कितना चाहिए होगा, 1 केल्विन राइज करने के लिए कितना चाहिए होगा, 20 किलो जूल चाहिए होगा। 1 केल्विन राइज करना है तो कितना चाहिए, 20 किलो जूल। तो सर अब अपने पास डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी गई है, सर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी गई है, अब सर ये निकाल रहे हो, बताओ मजाक उड़ा रहे हो। क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी इंटू डेल्टा टी लिख दूं, कैसे सर, यही चीज अब आप सीधा सीधा सोच लो, 20 इंटू कितना लिख दूं 10, यही किलो जूल्स आ जाएगा। कैसे, तो सर यूनिट डायमेंशन अगर आपको आता है तो ये रहा, ये कैसे लिखोगे 20 किलो जूल्स पर केल्विन इंटू ये कितना हो गया 10 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 200 किलो जूल्स। कैसे आया देख लो, मैंने कोई फॉर्मूला अभी नहीं बताया, अभी तुम्हें फॉर्मूला पता चल रहा है, अभी तुम्हें फॉर्मूला पता चल रहा है कि Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इंटू डेल्टा टी। Q का फॉर्मूला क्या पता चल जाएगा, C इंटू डेल्टा टी। कैसे आ रहा है, निकाल लिया। आपको अगर हीट कैपेसिटी किसी बॉडी की दी गई है, ध्यान से सुन लेना, अगर किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी दी गई है, अगर हीट कैपेसिटी दी गई है किसी भी बॉडी की, मान लो हीट कैपेसिटी ऑफ ए दिया गया है, सर अगर 100 जूल्स पर केल्विन दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप खुद से इंटरप्रेट करो, ए को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, ए को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, ए को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 100 जूल देना पड़ेगा। ए को 1 केल्विन बढ़ाना हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 100 जूल देनी पड़ेगी। हीट कैपेसिटी इज नथिंग, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ए हो, बी हो, सी हो, आप हो, मैं हूं, कुछ भी हो, वो क्या है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करना है तो उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। हर एक आदमी का निकाल दो, हो जाएगा, श्योर हो। हीट कैपेसिटी क्या है, अच्छा फॉर्मूला, अरे सर फॉर्मूला तो बेटा सेंसिबल हीट निकालने का एक फॉर्मूला आप सब लोग पढ़ चुके हो, एक फॉर्मूला आप सब लोग पढ़ चुके सर, हीट कैपेसिटी। अब यही चीज मैं ऐसे लिख दूं, ओह माय गॉड क्या होगा सर, ये देख लो, क्या कितना बड़ा चीज लिखी सर आपने, बताइए। फॉर्मूला बाद में बता रहे हैं, कितने बेकार टीचर हैं, फॉर्मूला बाद में बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन करा दिए। देखिए तो फॉर्मूला ये होता है, तुमने तो पहले ही कर दिया था भाई, तुमने तो पहले ही कर दिया था ना, मैंने तो अभी बाद में अभी फॉर्मूला बता रहा हूं, तुमने तो इसका वैल्यू पहले ही निकाल दी कि सर इसका मतलब 1 केल्विन राइज करने के लिए 20 किलो जूल्स चाहिए, तो सर 10 केल्विन के लिए कितना चाहिए, 200 चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो। हार्ड है ना, काफी हार्ड है यार, इतना बड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल यार, सोच रहे हो, हाँ इतना डिफिकल्ट। अरे तो एक बोल रहा है सर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अरे भाई साहब एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी देते हैं, कल ही पढ़ाया था, 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ाई थी, एक होता है एंडो, एक होता है एक्सो। एंडो मतलब क्या होता है, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट कम कर देंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो सर नीचे चला जाएगा, जो हीट पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगी। दो ही चीज होगी ना, या तो एंडो होगी या फिर एक्सो होगी। यहां टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सर अपोजिट होगा, तो यहां माइनस लग जाएगा, हीट रिलीज कर देगा, हो जाएगा सर पक्का। अब मैं इससे भी हार्ड चीज पढ़ाऊंगा, इससे भी हार्ड चीज पढ़ाऊंगा भाई, देख लेना, ये देख लो, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी कर दिया सर, हीट कैपेसिटी, और ऐसे ऐसे रुको रुको रुको, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या क्या हो सकता है, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या क्या हो सकता है, मैं पहले बता दूं, हीट कैपेसिटी का यूनिट देख लेना, जूल्स पर केल्विन हो सकता है, किलो जूल्स पर केल्विन हो सकता है, कैलोरी पर केल्विन हो सकता है। बताओ इतने सारे यूनिट्स हो सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत, जूल्स पर केल्विन, किलो जूल्स पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन, हो जाएगा। सी हो, चलो अब देखना, अब इससे भी हार्ड चीज पढ़ा रहा हूं, पहले बता रहा हूं, डरना है, डरना है, ये देखो कितना कितना डिफिकल्ट है ना, ये सब बहुत डिफिकल्ट है, डरना है, डरो, ठीक है, डरो। देखो हीट कैपेसिटी, अब मैं एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान सुनना सर, इसके बाद एक चीज बताने वाला हूं, वो है सर, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओह भाई साहब, सर अब सर ये क्या है, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या था, कैपिटल सी था, वो हीट कैपेसिटी था, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये भाई साहब बहुत डिफिकल्ट है, अरे बहुत डिफिकल्ट है भाई। सर ये देखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, हीट कैपेसिटी को किससे डिवाइड कर देना, ओ भाई साहब, हीट कैपेसिटी को किससे डिवाइड कर दें, मास से डिवाइड कर दें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाता है
कितना डरावना हो गया सर। हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी सर? हीट कैपेसिटी जो हम कैपिटल सी लिखते थे ये क्या हो जाएगा? कैपिटल सी क्या हो जाएगा? स्मॉल सी इंटू एम आ जाएगा क्या? स्मॉल सी इंटू एम आ जाएगा क्या? स्मॉल सी इंटू एम आ जाएगा क्या? देख लो, इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। कल ही बताया है कि किसी को मास से डिवाइड कर देंगे, इसी को मास से डिवाइड कर देंगे, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? एक्सटेंसिव। ये मास से डिवाइड किया, ये क्या हो गया? इंटेंसिव हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसका यूनिट क्या होगा? चलिए, यूनिट डायमेंशन सबको आता है, इसका यूनिट क्या होगा? चलो बताओ, इसका यूनिट अगर जूल्स पर कूलम है और मास का यूनिट मान लो ग्राम में है तो क्या आएगा? जूल्स पर केल्विन है। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या आएगी? चलो इसी बहाने यूनिट एंड डायमेंशन चेक कर लेते हैं। क्या आएगा? जूल्स पर केल्विन पर ग्राम आ जाएगा, या फिर जूल्स पर केल्विन पर केजी आ सकता है। मास जिसमें हो, मास का यूनिट कुछ भी हो सकता है ना भाई। मास का यूनिट ग्राम हो सकता है, केजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मास का यूनिट तो कुछ भी हो सकता है ना भाई साहब। मास का यूनिट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, यही होगा शायद। श्योर हो? पर अरे कैल्विन भी तो होगा, कैल्विन छोड़ क्यों रहे हो तुम लोग? हो अरे फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स जिसका है सबसे ज्यादा डर। हाँ, जूल्स पर केल्विन डिवाइड, अरे एक बोल रहा कैसे आया, ये देख भाई, जूल्स पर केल्विन और डिवाइड बाई क्या कर दिया? ग्राम कर दिया। ये देख, जूल्स पर केल्विन, ये केल्विन नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? ग्राम। तो इसको बेटा कैसे लिखेगा? केल्विन ग्राम ही लिखेगा ना। अगर तू यहाँ ग्राम के बदले क्या कर दे? जूल्स पर केल्विन इंटू केजी कर दे, तो सर यहाँ क्या आ जाएगा? केल्विन केजी आ जाएगा। हो जाएगा ना सर? श्योर हो? चलो, यूनिट डायमेंशन नहीं आता है। अच्छा, हाँ हमारी गलती है बेटा, हम टीचर्स की गलती है। मैं फिजिक्स वाले सर को बोल दूंगा, अभिषेक सर को ना, कि सर बहुत डिफिकल्ट पढ़ाया हम लोगों ने, यूनिट डायमेंशन डिवीजन नहीं आ रहा। अब देखना फॉर्मूला, भाई साहब एक नया फॉर्मूला, चमत्कार देखना, और तुम लोग रटना इसको। क्यों? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि देखो लो सर, ये क्या लिख रहे हो आप? क्या ये फॉर्मूला आपको आ गया समझ में? मैंने क्या किया? कैपिटल सी के बदले क्या डाल दिया? कैपिटल सी के बदले क्या डाल दिया? मास इंटू सी डाल दिया, मास इंटू सी डाल दिया। सर एग्जाम में कैसे पहचानेंगे बेटा? यूनिट से, यूनिट से पहचान लेना। यहां पे क्या आ रहा है? जूल्स पर केल्विन पर ग्राम। देखो यूनिट निकालना है सर, जूल्स बचाना है तो केल्विन और ग्राम को हटाना पड़ेगा, तो मास और सी को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। बहुत भयंकर है ना? कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ना यार, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। सर अब क्वेश्चन देखना कैसे गंदा गंदा क्वेश्चन आता है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये देख लो भाई, अ बॉडी अ सिस्टम, देखना, अ सिस्टम हैविंग हैविंग मास 10 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट, देखते हैं थोड़ा फिजिक्स चेक कर लेते हैं सबका। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity is 40 joules per Kelvin per kg, is heated from 10 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Calculate the heat given, calculate the heat given। कैसे निकालोगे? कैलकुलेट द हीट गिवन कैसे निकालोगे? हीट कैपेसिटी दी हुई है। हाँ, एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है, एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है, झिंगुर सा आंसर आएगा। क्या है, क्या है इस क्वेश्चन में? लप्पू सा क्वेश्चन है और झिंगुर सा आंसर आ जाएगा इसका। निकाल दो भाई। बहुत हार्ड है ना? हाँ भाई, अरे कुछ नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं? हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दे भाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हीट कैपेसिटी को क्या लिख सकता है? स्मॉल सी इंटू एम। यही फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्या दिक्कत है तुझे? कितना आंसर आएगा? सर यहाँ पे हीट को कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? m इंटू स्मॉल सी इंटू डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करेंगे। क्या?
सर यूनिट डायमेंशन आपको पता है तो यहां देखिए, यहां पे मास किस में लेना है, केजी में लेना है। यूनिट डायमेंशन आपको पता है तो मास किस में लेना है, केजी में लेना है। सर ये 10 ग्राम को आप गलत कर रहे हो, 10 ग्राम को किस में लेना पड़ेगा, केजी में। सी का यूनिट क्या है देख लो भाई, मैं पहले जानबूझ के लिख दे रहा हूं, यही होगा शायद। और डेल्टा टी का क्या है 25 केल्विन लिख दो, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट, केजी से केजी कैंसिल आउट। सर देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 से ये 4 टाइम्स, 4 से ये 10 टाइम्स। सर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, सर 10 के 10 जूल्स आ जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 जूल्स आ जाएगी। क्यू की अरे सॉरी 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 सॉरी, ओहो, हाँ हाँ समझ गया भाई, 15 होता है वो कभी कभी। Q की वैल्यू 10 की वैल्यू 10/1000 kg आ जाएगा, 10/1000 kg आ जाएगा, 10/1000 kg आ जाएगा, ठीक है, 10/1000 kg आ जाएगा। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी सर, 40 अपॉन कूलम केजी सॉरी केल्विन केजी। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, 15 केल्विन। केल्विन से केल्विन गया, केजी से केजी गया सर, ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 चला गया सर। 15 4 जा 60, 60/10 सर क्या आ जाएगा, 6 जूल्स आंसर आ जाएगा। यहां पे एक ही गलती लोगों ने की होगी जिन्होंने जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगा दिया होगा, यूनिट डायमेंशन नहीं देखा होगा। बेटा यहां पे यूनिट देख लो, किस में लेना है, केजी में लेना है, तो मास आपको किस में लेना था, केजी में लेना था। हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट थोड़ा ही ना होता है सर, हार्ड है ना ये सब, कितना हार्ड है बताओ। एक बच्चा बोल रहा है सर ये फॉर्मूले से ये कैसे आया, बताओ यार। हो जाता है कभी कभी हम लोगों से भी गलती। ये बेटा कैपिटल सी के बदले m/c रख देंगे, mc डेल्टा टी कर देंगे। मास कब ग्राम में लेंगे कब केजी में लेंगे, ये यूनिट डिसाइड करेगा, ये यूनिट डिसाइड करेगा भैया, ये यूनिट डिसाइड करेगा। एक बोल रहा है सर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, आपने केल्विन में ले लिया। ओ भाई साहब, ओ अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। इधर आप ध्यान से देखना बेटा, ये बता रहे थे तो कहाँ थे, बना रहे थे क्या, कहाँ थे, यही तो बता रहा था ना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का हो, चेंज इन केल्विन सब बराबर होता है। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, इतना डिफिकल्ट पढ़ाते पढ़ाते अगर दिल से बुरा लग जाता है। डेल्टा टी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हो जाएगा, नहीं और डिफिकल्ट बताऊंगा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सर एक बच्चा नहीं सर डेफिनेशन बताओ, इसका डेफिनेशन बताओ। बेटा अब खुद से समझ जाओ, थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन लगाओगे खुद ही समझना शुरू हो जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन चाहिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट है भाई। इंग्लिश देखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नोन एज, देखना भाई क्या इंग्लिश लिखी गई है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास मतलब सर 1 ग्राम हो सकता है, 1 केजी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या डिफाइन करते हैं, अगर किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दी हुई है, ध्यान से देखना, अगर किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सर 10 जूल पर केल्विन पर केजी दिया है, इसका मीनिंग क्या होगा, खुद से सोचो। इसका मीनिंग क्या बताना चाहता हूं मैं, ये बताना चाहता हूं कि सर अगर इस बॉडी का 1 केजी मास को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए क्या मिलेगा, कितना देना पड़ेगा करने के लिए, कितना देना पड़ेगा करने के लिए, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है सर, 10 जूल्स हीट रिक्वायर्ड है। यही है ना शायद, यही होगा। अगर शुद्ध लैंग्वेज में लिखें तो यही होगा, हिंदी में यही लिखा जाएगा, हो जाएगा सर। ये देख लो ना भाई, अगर कहीं यूनिट लिखा है, 1 मिनट देखना, हीट कैपेसिटी क्या थी देखना, दोनों में डिफरेंस देखना। हीट कैपेसिटी कहीं लिखी हुई है, अगर कहीं हीट कैपेसिटी लिखी हुई है तो सर हीट कैपेसिटी मान लो 10 जूल पर केल्विन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या था, यहां केजी आया नहीं तो मास लेना नहीं। अरे जहां आया नहीं वहां मास क्यों लेना भाई, जबरदस्ती का मास ले लेंगे।
अरे जहां आया ही नहीं वहां मास क्यों लेना है? इसके केस में क्या लिखते थे? इसके केस में तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो बोला था कि सर इसमें क्या होगा, अ बॉडी या सिस्टम, सिस्टम लिख देता हूं, बॉडी नहीं, अ सिस्टम रिक्वायर्स, इसका मतलब क्या होगा? अ सिस्टम रिक्वायर्स 10 जूल्स टू चेंज इट्स टेम्परेचर, टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाई 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। यही है। देखो यहां मास नहीं आया, यहां मास आया। जहां मास आ गया उसको स्पेसिफिक बोल दिया, जहां नहीं आया वो ये हो गया। सर ये देख लो, सर ये देख लो, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन दोनों का रिलेशन भी हमें पता है कि कैपिटल सी क्या होता है, स्मॉल एम इंटू, सर ये एम इंटू स्मॉल सी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? सी इज इक्वल टू एम इंटू सी होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, क्या होगा, क्या होगा? हो जाएगा सर, श्योर हो? कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें चल रही है ना, इतनी डिफिकल्ट चीजें देख लो, निकल सकता है सबका, सबका आ जाएगा, श्योर हो जाएगा। चलो श्योर हो? अब देखना, अब तुमने बोला कि सर ये सब तो फिजिक्स की चीजें हैं, ऑब्वियस है बेटा फिजिक्स की चीजें हैं, मुझे भी ज्यादा पढ़ाने में, हम केमिस्ट्री वाले लोग हैं, हमें मास वास से मतलब नहीं। हम लोग केमिस्ट्री वाले किस में मेजरमेंट करते हैं? चलो बताओ, किस में मेजरमेंट करेंगे? मास में करेंगे कि मोल में करेंगे? हमारी लाइफ में मजा कब से आया? जब से मोल आया। 10 तक तो हम लोग सब कुछ इजी समझ रहे थे। जैसे ही हमारी जिंदगी में मोल आया, मोल की प्राप्ति हुई हम लोगों को, जैसे ही हमें मोल की प्राप्ति हुई, हमारा दिमाग उड़ गया। हमें लगा इतनी बड़ी क्वांटिटी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जैसे ही मूल आया, जिंदगी, वो लोग बोलते हैं ना यार, देखो बाकी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन हम लोगों को मोल की प्राप्ति हुई, केमिस्ट्री वालों को। और केमिस्ट्री वालों को मोल की प्राप्ति ऐसी हुई कि हर एक जगह घुस रहा है। मोल को लगता है मोल ही भगवान है भाई। हाँ, वो डायलॉग मार रहा होता है, ठीक है, कि अपन को लगता है अपन ही भगवान है। हर एक जगह है, सब जगह है। अब तुम बोलोगे सर मोल क्या है? देखो ना भाई साहब, अगर तुमसे बोल दिया जाए कि सर यहां मास से डिवाइड किया था, यहां मास से डिवाइड किया था, तो क्या मिला? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां मास से डिवाइड किया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं बोलूंगा नहीं सर ऐसे नहीं चलता। अब देखना, ये देखो मोलर हीट कैपेसिटी। सर ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? सर इसको सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, फॉर्मूला लिख दूंगा, फॉर्मूला लिख दूंगा, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है सर। हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड किया तो स्पेसिफिक आया, और यहां किससे डिवाइड कर दो? मोल से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। स्लो पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ा देते हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी आता है। इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट क्या आएगा भाई साहब? इसका यूनिट क्या होता है? जूल्स पर केल्विन होता है। इसका यूनिट, मोल का यूनिट मोल ही होता है। इसका यूनिट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट क्या आ जाएगा सर? जूल्स पर केल्विन, या ऐसे लिख सकते हैं पर केल्विन मोल लिख सकते हैं। ओ भाई साहब, कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें पढ़ रहे हैं यार आज। सीएम की वैल्यू क्या आ गई? सीएम की वैल्यू सी अपॉन एन आ गया। और सर कैपिटल सी को क्या लिख सकते हैं? ये देख लो भैया, कोई ये मत बोल देना। अब यहीं से हीट का फॉर्मूला, सर हीट का फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट हो गया यार मेरे से, तो अब 3 फॉर्मूले, बहुत बेकार हूं मैं, क्या करूं मैं भाई? एक क्यू का फॉर्मूला अपने पास, एक फॉर्मूला बच्चे ने पढ़ा था यार। मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है। सी इंटू डेल्टा टी तुमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, इसको समझाया। अब जिंदगी में देखो तुमने मजाक बना दिया सर मेरी लाइफ को आपने। सर क्या बना दिया? एन सी एम डेल्टा टी लिख रहे हो, ये क्या कर रहे हो? देख लो, ब्रेकअप तो नहीं हो गया ना सब्जेक्ट के साथ? पता चल रहा है मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। ये क्या कर रहे हो सर? ये कुछ भी फॉर्मूला कहीं भी लगा दे रहे हो सर। यही 3 फॉर्मूले हैं सेंसिबल हीट के, क्योंकि सेंसिबल हीट में हमेशा टेम्परेचर चेंज होता है। बस याद रखिएगा, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एन पता है ना भाई? ऐसा मत तो बोल देना कि एन क्या है। एन इज नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोलते हैं? एन इज नंबर ऑफ मोल्स। एन नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देना।
बहुत हार्ड है यार ये सब। कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, अब दिमाग लगाना पड़ रहा है, बताइए। दिमाग लगाना पड़ रहा है यार, टीचर को देखो दिमाग लगवा रहा है, यही तो चीज नहीं करनी थी हमें सर, नहीं लगाना है दिमाग। हाँ, अब देखना, आ थ्री थ्री मोल ऑफ सिस्टम changes its temperature from 5 degrees Celsius to 15 degrees Celsius. Calculate heat required. Calculate heat required if calculate heat required if molar heat capacity if molar heat capacity of system is 5 किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल। कैसे निकलेगा, कितना किलो जूल्स आ जाएगा, कितना किलो जूल्स आ जाएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना हार्ड न्यूमेरिकल। सर क्या सर इतना पढ़ाते हो आप लोग, बताओ। आए और सुबह से 3 बता दिए फॉर्मूले। जिंदगी में अभी सर पहली फॉर्मूले, कोई बोला था कल, बोला सर न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, बहुत दर्द था कल उसको, बोला न्यूमेरिकल नहीं करा रहे। आज न्यूमेरिकल ऐसा करा दिए, क्वेश्चन ऐसा ऐसा करा दिए, एक ही फॉर्मूले को 3 तरीके से बता दिए। मुझे भी कभी कभी बहुत बुरा लगता है बेटा, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, पढ़ लूं मैं, कितना हो जाएगा। देखो ये, देखो ये कितने वेले लोग निकाल भी रहे हैं बेटा, तुम बाद में लिखना। एक अभी वो यकीन बैच में पढ़ा था, उसमें बड़ा सही स्पैमर आया था। स्पैमर बड़ा, कितनी मासूम स्पैमर था ना यार उसमें, वो इतना मासूम सा स्पैमर था। बोल रहा है सब लोग मिलकर गलत आंसर देना। उसकी मासूमियत अलग लेवल पे थी, मजेदार था वो स्पैमर। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर। हीट का फॉर्मूला तीनों में से कौन सा यूज करूंगा, कैसे कब यूज करूंगा पता चल रहा है सर। जब मोलर हीट कैपेसिटी दी है तो NCM डेल्टा T यूज करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो दिया है, नहीं दिया होता तो निकाल भी सकते थे शायद। CM मोलर हीट कैपेसिटी कितनी दी है सर, अब देख लो भाई, मैं पूरा लिख लिख के करा देता हूं। 3 मोल, इसका 5 किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल, इनटू टेम्परेचर में चेंज कितना है 10 केल्विन का, केल्विन से केल्विन गया, मोल से मोल गया, 150 किलो जूल्स आ जाएगा। हीट कितना आ जाएगा, 150 किलो जूल्स आ जाएगा। हीट कितना आ जाएगा, 150 किलो जूल्स हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो सब लोग मिलके गलत आंसर दे रहे हैं, हमारा स्पैमर बेचारा। फूफा बदमाश थे, चले गए, आएंगे बीच में जब तुम लोग बंद कर देंगे। कल हॉलीडे है शायद, हाँ कल हॉलीडे है, ठीक है, हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले में अब देख लो, किसी को लगता हो कि सर ये कब यूज करेंगे, सर यहाँ सी का यूनिट क्या है, यहाँ सी का यूनिट क्या होगा, सर यहाँ सी का यूनिट देख लो। अगर तुम्हारी यूनिट में कोई मास नहीं आ रहा तो मतलब समझ जाओ बिना मास वाला। अगर तुम्हारे यूनिट में सर मोल्स आ रहा है तो मोल्स वाला यूज कर लो। और अगर तुम्हारे यूनिट में सर मास आ गया तो सर मास में देख लो, ग्राम है तो ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, केजी है तो केजी से मल्टीप्लाई कर दो। ये देख लेना भैया, 3 लोग 3 फॉर्मूले, सेंसिबल हीट कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले, और तीनों के तीनों बहुत डिफिकल्ट थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट ना बेटा, कितना डिफिकल्ट है ना ये सब। एक फॉर्मूला C डेल्टा T सर ने पढ़ाया, फिर पता चला कुछ भी लिख रहे हैं, कभी बोल रहे मोलर, कभी बोल रहे स्पेसिफिक, कुछ भी चल रहा है। हो जाएगा। सेंसिबल हीट का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर चेंज करना। हीट कैपेसिटी आपको अलग अलग तरीके से, इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, इसको मोलर हीट कैपेसिटी, और इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हो जाएगा। अरे तो भाई लिख लेना यार, अब साथ साथ में लिखता चलना भाई, साथ साथ में थोड़ा सा ट्राई करना। बहुत सारे बच्चे तो साथ साथ में लिखते रहते, प्लीज भाई अब थोड़ा सा ट्राई करना। मैं ऐसे ही मतलब बात बात करता रहता हूँ बीच में आप लोगों का, तो थोड़ा साथ साथ में ट्राई करते रहना। अच्छा चलो, अब देखो क्या बोलने वाले हैं।
अब देखना, अब भाई साहब सेंसिबल हिट निकाल दिए तुम लोगों ने, बदमाश बच्चे हो, तुमने एक फार्मूले को टांग तोड़ के 3 तक फार्मूले निकाल दिए। कभी तुम लोग खुशी नहीं हो रहे, अरे सेंसिबल हिट का तो फार्मूला सर, मोलर हिट कैपेसिटी का फार्मूला डेफिनेशन नहीं बताया। ये लो बेटा, मोलर हिट कैपेसिटी का डेफिनेशन, मोलर हिट कैपेसिटी का डेफिनेशन। व्हाट इज द मोलर हिट कैपेसिटी? सर मोलर हिट कैपेसिटी क्या डिफाइन होता है? इट इज द हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अगर मैं नहीं बताता तो शायद तुम नहीं पढ़ पाते, अगर मैं नहीं बताता तो शायद तुम नहीं कर पाते। हो जाएगा सर, ये देख लो, मोलर हीट कैपेसिटी किसी का दिया हुआ है, अगर किसी का मोलर हीट कैपेसिटी 100 जूल्स पर केल्विन पर मोल दिया है, अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि सर इसके इसके एक मोल ऑफ सिस्टम, अगर 1 मोल ऑफ सिस्टम को नीड्स 100 जूल्स फॉर राइज इन फॉर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। यही होगा ना बेटा? अब यही चीजें तुमसे बस इंग्लिश में बात कर रहा हूं, हो जाएगा, श्योर हो? अरे देख ले भाई, अब तुझसे कोई बोल दे, ये देखना एक बहुत बड़ी चीज लिख रहा हूं, सॉरी, ये देख रहे हो, देख रहे हो? श्योर हो? श्योर हो? अच्छा, तो सर एक बहुत बहुत बड़ी बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक इससे भी खतरनाक चीज लिख रहा हूं। अब देखना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। देख रहे हो बेटा कितनी हाई फाई मैथ्स चल रही है? सर इस हीट कैपेसिटी m इंटू सी होता है, हीट कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल्स इंटू सी होता है। सर ये क्या लिख सकता हूं? देखना भाई साहब, ये लिखा जा सकता है, देख लो। अरे तुम लोग लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे भाई? सोच लेना, ये हीट कैपेसिटी इसके इक्वल, हीट कैपेसिटी इसके इक्वल, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट्स अ वेरी हाई लेवल मैथ्स, समझ में आया? समझ में आ गया? अब ये लिख सकते हो, एक मिनट देखना, फॉर, अब देखो, अगर 1 मोल लिखते हो, अगर n की वैल्यू 1 लेते हो, तो सर मास किसके इक्वल हो जाएगा? उस टाइम पे जो मास लेते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया, तो उस टाइम पे जो मास लेंगे वो किसके इक्वल लेंगे? मोलर मास लिखेंगे। अगर 1 मोल लेते हो तो उस टाइम पे जो मास होगा वो किसको क्या लेंगे? मोलर मास ही बोलेंगे। तो सर ये देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? इज इक्वल्स टू मोलर हीट कैपेसिटी लिख सकता हूं। भाई साहब सर इतना पढ़ाओगे, एक ही फॉर्मूले की आपने टांग तोड़ रखी है यार। आपने सर मतलब फालतू के इंसान हो यार, एक ही फॉर्मूला पढ़ाया, उसी के अंदर ऊपर नीचे करे जा रहे हो। सर क्या करोगे ऐसा इतना फॉर्मूला बता के? बताओ, एक फॉर्मूला पढ़ा उसी के अंदर खींचे जा रहे हैं। सीएम की वैल्यू, अरे सर जब n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, 1 मोल की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करोगे, जिस टाइम पे मोल 1 होगा उस टाइम पे मास किसी का कितना होता है? अगर मैं बोलता हूं वाटर है, वाटर का 1 मोल, 1 मोल का मतलब मास कितना ले लोगे बेटा? 18 ग्राम लोगे। वाटर का 1 मोल मतलब मास कितना हो गया? 18 ग्राम। वाटर पता है ना? हाँ वाटर तो पता है ना, कि ऐसा तो नहीं पानी पानी था सर, पानी तो हमने पी लिया। पानी का क्या फॉर्मूला होता है? हो जाएगा सर, देख लो, मोलर मास इनटू हीट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी को क्या बोल देते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। तो फॉर्मूले पे फॉर्मूला निकल गया सर आज तो। साइमन गो बैक। हाँ हाँ, 1 मोल, जब तुमसे कोई 1 मोल बोलेगा तो उस टाइम पे जो मास होगा वो मोलर मास की इक्वल होगा। यही होगा ना भाई? निकाल सकते हो ना यार, ऐसा मत बोल देना कि अरे सर ये कैसे आ गया, मोलर मास कैसे ले लिया सर। अब यार अब 1 मोल को मोलर मास ही बोलते हैं, 1 मोल के मास को, ठीक है? बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। चलो तो ये अपने पास कुछ चीजें आ गई, मैं सारी चीजें, अब देखना मैं अभी कल की क्लास में आऊंगा, सब कुछ पूछूंगा, सब लोग ट्राई कीजिएगा घर पे एक बार सोचने का। सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, सब कुछ आपस में रिलेट किया हुआ है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, और n की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो मास को कितना पुट करेंगे? मोलर मास पुट करेंगे।
ठीक है। क्वेश्चंस में अभी अरे एक बच्चा पूछ रहा है कैसा क्वेश्चन आएगा। मैं तुम्हें एनसीईआरटी का बहुत खतरनाक क्वेश्चन दूंगा बेटा, इतना खतरनाक क्वेश्चन तुमने शायद पढ़ा हो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का तुम लोग कर लोगे, तुम लोग से नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूं। तुम लोग देख लो, कर लोगे भाई, देख लो भाई, स्पैमर देख लो भाई, नहीं समझ में आया ना ये सब। अरे ये सब कैसे समझ में आएगा तुम्हें यार, ये सब दिक्कत। अरे ये देख लो कितना फॉर्मूला लिखवा दिया सर आप, बहुत ऐसे थोड़ी ना होता। ये देख लो, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ से ये फॉर्मूला आ गए, यहाँ से ये आ गया, फिर ये कितने फॉर्मूला लिखवा दिया। क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करोगे। चलो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत डिफिकल्ट है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप लोग एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब मैं चाहता हूं आप लोग एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा। क्या होगा, आराम से पढ़ो, पढ़ो आराम से पढ़ो। क्या पूछ रहा है, हीट पूछ रहा है, किलो जूल्स में चाहिए। 60 ग्राम एल्यूमिनियम है और मोलर हीट कैपेसिटी दी है। एल्यूमिनियम का मोलर मास मैं बता देता हूं, एल्यूमिनियम का मोलर मास जो होता है, एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम। क्या होगा जल्दी, कितना आएगा, एल्यूमिनियम का मोलर मास क्या होगा। एक बच्चा है, बच्ची है शायद, पूछ रहे लेक्चर चल रहा है क्या। ओह माय गॉड, हमें लेक्चर थोड़ी ना, हम तो बस इंटरटेनमेंट कर रहे बेटा, हमें पता थोड़ी ना चल रहा, ये सब इंटरटेनमेंट है। ये कपिल शर्मा के शो में आता, आपको पता ही नहीं है, ये कपिल शर्मा का शो चल रहा है, ठीक है। डाउट देखो क्या आएगा। पहली चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकाल ले। क्यों निकाले, क्योंकि सर मोलर में हीट कैपेसिटी दी है, तो 60/27 आ जाएगा। हीट किसके इक्वल होगा, NCM डेल्टा टी के इक्वल होगा। सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, बिकॉज मोलर हीट कैपेसिटी पता थी। सर मोल्स कितने हो गए, 60 × 27। CM की वैल्यू कितनी है, 24। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 20। सर अब कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आएगा, जूल्स में आएगा। किसने बोला सर किलो जूल्स में बताना है, तो किलो के लिए क्या करेंगे सर, जितनी भी वैल्यू आएगी उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसको सर 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किलो जूल्स में निकालना है हमें, किलो जूल्स में निकालना है, 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल्स में आ जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन अपनी आसान करते चले जाइए, आसान करते चले जाइए। सर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 × 12 × 24 डिवाइडेड बाई 27 × 10। सर ये देख लो, 8 3 9 3 सर ये 3 से 3 और ये कितना हो गया, 4 से 3 कितना हो गया, 32/30 आ गया, 32/30 आ गया, 32/30 आ गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 16/15 आ गया, 1.015, इसको 16 से डिवाइड करेंगे 1, 15 आ गया, 1 डेसिमल डाला 0, एक और 0 तो 0, 100 16 1 पॉइंट कितना हो गया, 1.06, 1.06 तो कितना आ जाएगा, 1.06 किलो जूल्स आ जाएगा। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बेटा, इट्स नॉट द नॉर्मल क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला, हाँ काफी डिफिकल्ट है बेटा। हाँ चलो हो जाएगा, श्योर हो। कैसे किया हमने, यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि सर हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी दिया था। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होता तो हम दूसरा यूज करते, या हीट कैपेसिटी दिया होता तो दूसरा यूज कर लेते। तो भैया मेरे पास 3 फॉर्मूले आ गए, किसका, सेंसिबल हीट निकालने का। 3 फॉर्मूले आ गए सेंसिबल हीट निकालने के, ठीक है। हाँ 3 फॉर्मूले आ गए सेंसिबल हीट निकालने के, लेकिन
अब आते हैं, अब हमसे आता है लेटेंट हीट कैसे निकालते हो। लेटेंट हीट कब डिफाइंड था, चलना ध्यान से बताना बेटा, लेटेंट हीट कब डिफाइंड था, लेटेंट हीट कब डिफाइंड था। लेटेंट हीट में क्या होता है, अगर QL की बात करूं तो लेटेंट हीट में क्या होता है, सर ये क्या है, लेटेंट हीट बोलते हैं कि सर ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड, ये किसको डिफाइन करता था, हीट रिक्वायर्ड टू change the state, to change the state of heat required to change the state of system at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे, सिर्फ और सिर्फ हीट चेंज हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। मतलब याद करना, देखो अपने पास दो टाइप की हीट आएंगे, कौन कौन से, ध्यान से सुनना अपने पास। एक होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओ भाई साहब, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या है, ध्यान से देखना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन किसको बोलते हैं, फ्यूजन किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना भैया, सॉलिड से अगर लिक्विड जाओगे, सॉलिड से अगर लिक्विड जाते हो तो इसी को क्या बोल देते हैं, फ्यूजन बोल देते हैं। और इधर से इधर आओगे तो इसी को क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो इसी को क्या बोल देते हैं, फ्यूजन। ये जो फेज चेंज होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ये कहां पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या रिप्रेजेंट करता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, ध्यान से देख लेना, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू change the state of system having 1 मोल, या फिर मोल में हो सकता है, 1 kg हो सकता है, मास भी हो सकता है, या फिर 1 ग्राम हो सकता है। मतलब ये किसका हीट रिक्वायर्ड है, इसका यूनिट देखना, इसका यूनिट ऐसे लिखा होगा, जूल्स पर केजी लिखा होगा, या फिर जूल्स पर मोल लिखा होगा, सर जूल्स पर केजी या फिर जूल्स पर मोल लिखा होगा। मतलब ये हीट रिक्वायर्ड है, कहां से कहां, चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम हैविंग फ्रॉम, कहां से कहां, सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सर इसका 1 kg को, याद रखना, इसके 1 kg को देखो ना, कहीं लिखा हुआ है, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि सर ये देखना, ये सॉलिड है, किसमें जा रहा है, लिक्विड में, और तुमसे कोई बोल दे कि सर इसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है 40 जूल पर केजी है, इसका मतलब क्या है, 40 जूल पर केजी है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा कि सर इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि सर ए का, देखना ध्यान से, 1 kg ऑफ ए सॉलिड रिक्वायर्स, ध्यान से देखना, 1 kg ऑफ ए सॉलिड रिक्वायर्स सर 40 जूल्स टू convert to a liquid at constant temperature and pressure, constant temperature and pressure। सर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक केजी जूल्स पर केजी दिया है, मतलब 1 kg ए का सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है, 40 जूल रिक्वायर्ड है। कितना हीट रिक्वायर्ड है, 40 जूल रिक्वायर्ड है। 1 kg के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 40 जूल रिक्वायर्ड है। अगर मैं इसी का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर इसी का लिख देता 80 कैलोरी पर मोल लिख देता, तो बेटा इसका मीनिंग निकाल देते क्या, इसका मीनिंग निकाल देते क्या, इसका मीनिंग क्या होता, ध्यान सुनना, इसका मीनिंग क्या होता बताओ, इसका मीनिंग यही होता ना कि सर 1 मोल ऑफ ए सॉलिड रिक्वायर्स, 1 मोल ऑफ ए सॉलिड रिक्वायर्स कितना सर, 80 जूल्स, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी, 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर्स 80 कैलोरी, 1 mole of A requires 80 calorie, 1 mole of A requires 80 calorie of heat, 1 mole of A required 80 calorie of heat to convert to a liquid at constant temperature and pressure, constant temperature and pressure, constant temperature and pressure। हो जाएगा, श्योर हो, क्या होगा,
समझ में आ रहा है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत सिंपल सा है, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे। अच्छा चलो एक चीज बताना, ये लैटेंट हीट, सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो हीट एब्जॉर्व करोगे, हीट लोगे या दोगे? चलो बताओ, हीट एब्जॉर्व करोगे या दोगे या दोगे? हीट एब्जॉर्व करोगे या रिलीज करोगे? हीट एब्जॉर्व करोगे या रिलीज करोगे? लैटेंट हीट मतलब क्या होता है कि सर चेंज, सिस्टम का स्टेट चेंज करना है। अब स्टेट तो पता होना चाहिए ना, स्टेट ऑफ मैटर बेटा पढ़ा चुका हूं, सॉलिड लिक्विड गैस को बोलते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो हीट लेते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो हीट लेते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? पॉजिटिव। अगर यही चीज उल्टी आती तो सर इसका निगेटिव लगा देते, क्योंकि बात तो वही है, इधर से जाते टाइम अगर 140 जूल ले रहा है तो आते टाइम कितना दे देगा? 40 जूल रिलीज कर देगा। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ध्यान रखिएगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ध्यान रखिएगा कि सर कुछ नहीं, अगर तुमसे कोई पूछ रहा है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 40 जूल दिया है, तो सर अगर रिएक्शन उल्टा कर देता, ये देखो अगर मैं उल्टा कर देता, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर देता, लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ देता, लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ देता, तो तुम क्या बताते? -40 जूल्स पर केजी बता सकते थे। कैसे? अरे सर कुछ नहीं, इधर से जाते टाइम एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, उधर से आते टाइम एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। एक होता है एंडो तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सो। एक होगा एंडो तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सो। काफी डिफिकल्ट है ना, काफी डिफिकल्ट है। अब देखना ये कब आया? जब सॉलिड लिक्विड में गया। ये कब आया? जब सॉलिड लिक्विड में गया। तो लैटेंट हीट एक होता है जब सॉलिड किस में चला जाए? लिक्विड में चला जाए। एक लैटेंट हीट होता है जब सॉलिड लिक्विड में चला जाए। अगला लैटेंट हीट क्या डिफाइंड है? अगला लैटेंट हीट क्या डिफाइंड है ये देखना। अगला लैटेंट हीट किसको बोलते हैं? अगला लैटेंट हीट किसको बोलते हैं? अगला लैटेंट हीट बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है ये देख लेना। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? हाँ, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? ध्यान से सुनना। वेपराइजेशन कहां आएगा? तब लिक्विड कहां जाएगा? लिक्विड किधर को जा रहा होगा? लिक्विड किधर को जाएगा? गैस के साइड। लिक्विड कहां जाएगा? गैस के साइड। लिक्विड गैस साइड जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं वेपराइजेशन। इसको हम लोग बोल देते हैं वेपराइजेशन। और यही गैस अगर लिक्विड साइड चला जाए तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कंडेंसेशन। इसको हम लोग बोल देते हैं कंडेंसेशन। अब खुद से सोचना, अगर अगर किसी सॉरी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको बोलेंगे? सर हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम, चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम ऑफ 1 मोल या फिर 1 kg या फिर 1 ग्राम बाई फ्रॉम कहां से कहां? लिक्विड से गैस में। अगर आप लिक्विड से गैस में जाते हो, लिक्विड टू गैस जाते हो, उसके लिए 1 मोल या 1 ग्राम के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल या हीट ग्राम के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा, उसी को क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। उसी को लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे। जैसे अगर मैं यही चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अभी जो एग्जांपल दे रहा था, ए लिक्विड से ए गैस जा रहा हूं, अगर मैं यहां लिख रहा हूं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 100 जूल्स पर मोल लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में आ रहा है? यहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसीलिए इसके यूनिट में सर देख लो टेम्परेचर नहीं आ रहा है। लैटेंट हीट के यूनिट में कभी टेम्परेचर नहीं आ रहा है। सर सेंसिबल हीट में देखा होगा, हर एक जगह टेम्परेचर आ रहा था, हर एक जगह टेम्परेचर आ रहा था। अच्छा, लैटेंट हीट में इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा देख लो। इसका मीनिंग क्या होगा कि सर 1 मोल ऑफ ए लिक्विड, 1 मोल ऑफ ए लिक्विड नीड, सर 1 मोल ऑफ ए लिक्विड नीड 100 जूल्स ऑफ हीट टू कन्वर्ट टू ए गैस। यही होगा शायद। ए लिक्विड कितना चाहिए होगा ए गैस में जाने के लिए? यही चाहेगा। ओह माय गॉड, कितना डिफिकल्ट बता दिया भाई साहब। इतना डिफिकल्ट कैसे एडजस्ट करोगे कभी? अच्छा उल्टा पूछ देता तो? अरे भाई साहब देखना, एक चीज पूछ रहा हूं, एक बहुत बड़ा जादू पूछ रहा हूं, देखना भाई साहब आ जाएगा क्या? आप इसका लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बता सकते हो? मुझे तो नहीं आ रहा। आप लोगों में से कितने लोग बता सकते हो हीट ऑफ कंडेंसेशन, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? कितना आएगा? लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इस रिएक्शन का कितना आएगा?
इस रिएक्शन का लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कितना आएगा, कितना आ जाएगा? वेरी गुड, -100 आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल सा कि सर जाते टाइम अगर एनर्जी गेन कर रहे तो आते टाइम क्या करेंगे, एनर्जी लूज कर देंगे। अगर जाते टाइम हीट एब्जॉर्ब कर रहे तो आते टाइम क्या करेंगे, हीट लूज कर देंगे। हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो भैया दो टाइप की हीट हो गई, एक सेंसिबल हीट है और एक लैटेंट हीट है। लैटेंट हीट में टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं, सीधा सीधा आपको 100 जूल्स पर। अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट, मैं भाई साहब देखो कितना गंदा टीचर हूं भाई, फॉर्मूला बताया भी नहीं कि लैटेंट हीट कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन देखना, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द state of change the liquid state of change the liquid state of A of liquid state of 5 moles of A 5 moles of A to vapor state liquid state to vapor state if latent heat of vaporization of latent heat of vaporization of latent heat of vaporization of A is 100 joules per mole। बताओ एक मोल का कितना होगा? ये बेटा मैंने सॉरी अगर आपको फॉर्मूला तो बताया ही नहीं। 5 मोल ए के लिए कितना हीट चाहिए होगा अगर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है तो? ये कैसे बच्चे हैं यार, आंसर दे दिए, बताओ। अभी मैं अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, लोग यहाँ मीनिंग निकाल के बैठ गए कि सर 1 मोल के लिए क्या चाहिए 100 जूल, 5 मोल के लिए कितना चाहिए, निकाल दिया इन लोगों ने यार। मैं क्या बोलूं, स्पैमर भाई सोच रहे हो, एक बच्चा वो बोल रहा था कि सर नहीं सर स्लो पढ़ा, बताओ ना इतना तेजी से निकाल दिया आंसर यार, क्या करें, शर्म भी नहीं आ रहा। देखो अब एक तो 500 में 0 लगा के भेजा जा रहा है, हम क्या करें, पढ़ाएंगे। अब तुम भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। एक बच्चा बोल रहा सर फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे, खाली डेफिनेशन लिखवा रहे। देखना बेटा कैसे निकालूंगा लैटेंट हीट, कैसे निकालूंगा, इसका फॉर्मूला N इंटू एल लगा दिया। क्यों सर N इसका L की वैल्यू किस में थी, जूल्स पर मोल में था, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मोल से। 5 इंटू 100, इट्स वेरी डिफिकल्ट, 500 जूल्स आ गया। सर यहीं से अब मेरे पास फॉर्मूलाज आ जाएंगे। लैटेंट हीट निकालने का एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, सर लैटेंट हीट निकालने का एक फॉर्मूला ये आ जाएगा। क्यूएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने सिस्टम थोड़ा गड़बड़ बना रखा है यार, अब तुम लोग चक्कर में वो बेचारा वो करता रहता है। चलो हाँ बेटा, थर्मोडायनेमिक्स से अब बहुत डिफिकल्ट चीजें, देख रहे हो कितनी डिफिकल्ट चीजें हो गई आज तो। लैटेंट हीट निकालना सिखा दिया, लैटेंट हीट पढ़ रहे थे बचपन से, आज हीट के अंदर भी चीजें साइंस लगानी पड़ रही है, बताओ हीट के अंदर भी साइंस लगाना पड़ रहा है। डिफिकल्ट और चीजें बताऊं, इतना डिफिकल्ट चीज बताऊंगा, ये देखना, ये देख लो भाई साहब, तुम्हें डर लग जाएगा। सर लैटेंट हीट का कैलकुलेशन अगर कभी करना पड़ गया, लैटेंट हीट का कैलकुलेशन सर सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूला, सर आपको मास इनटू लैटेंट हीट लिख सकते हो। अगर ये जूल्स पर ग्राम में है तो मास किस में लोगे, ग्राम में, और अगर ये जूल्स पर केजी में है तो मास कितना लोगे, केजी में। याद रखिएगा ये जूल्स पर, ये ऐसे, और लैटेंट हीट का एक फॉर्मूला N इंटू एल, एन क्या है, मोल्स हो गया, और इसका यूनिट क्या होगा, जूल्स पर मोल हो जाएगा। भाई साहब देख रहे हो कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये देख लो। सर ये डिफिकल्ट फॉर्मूला, सर लैटेंट हीट में टेम्परेचर का कोई रूल ही नहीं है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर का कोई गेम ही नहीं था। तो मेरी जिंदगी में आए दो टाइप के हीट, ध्यान सुनिएगा, मेरी जिंदगी में आए दो टाइप के हीट, और वो दो टाइप के हीट में एक बंदा बोल रहा है मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा भाई, मैं सीधा सीधा स्टेट चेंज करेगा, मैं क्लास चेंज करेगा, और एक दूसरा बंदा है उसने बोला मैं टेम्परेचर चेंज करेगा। सर लैटेंट हीट किस पे काम करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। सर अगर N इंटू एल, बहुत लंबा भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक फॉर्मूला है ना, ठीक है। ये देख लो, अब मैं तुम्हारे सामने अपने पास क्वेश्चन, मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं,
आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, ध्यान सुनना, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस है, इसको तुम्हें लेके जाना है। मुझे बस इतना बता दो इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। वाटर वेपर एट 110 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है। आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है या इसमें अलग अलग स्टेप से निकालना पड़ेगा? आइस डायरेक्ट वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? उसमें डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? यस और नो बताना। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर तुमसे कोई पूछ दे सर इस रास्ते का टोटल हीट बताओ, सर टोटल हीट कितना आएगा, कैसे निकालोगे? तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है आइस अपने आप पिघल के वाटर वेपर में नहीं जाएगा। तुम एक काम करना, कभी लगता हो ना तो अभी घर पे क्या करना, बर्फ निकालना फ्रिज से और उसको एक कंटेनर में डाल के रख देना बॉयल करने के लिए। देखोगे पहले वो क्या होता, आइस धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। आइस एक बार में पानी नहीं बन जाता, आइस धीरे धीरे पिघलता है। पहले आइस किस में जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, कन्वर्जन समझना। आइस डायरेक्ट वाटर में नहीं जाता। कभी लगता हो तो घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। आइस पहले कहां आएगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। पहले आइस ठंडा होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस किसमें कन्वर्ट होता है? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। कभी बहुत चिल्ड अपने पास कोई आइस पड़ी हो ना, उसको रख दो रूम में, देखोगे वेपर्स निकल रहे होंगे उसके साइड साइड से। वो धीरे 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 पहले अपना टेम्परेचर लो करता है, फिर वो किसमें कन्वर्ट होता है? वाटर में। फिर वो अपने किसमें कन्वर्ट होता है? वाटर में। फिर वाटर कहां जाएगा? वाटर डायरेक्ट वाटर वेपर में नहीं जाएगा। पहले वाटर को हम लोग हीट करेंगे। वाटर को पहले कहां लेके जाएंगे? सर वाटर को डायरेक्ट वाटर वेपर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। पानी को गर्म करेंगे 100 पे, 100 वाटर 100 पे जाएगा, तब जाके वाटर किसमें कन्वर्ट होगा? तब जाके वाटर किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर में। और फिर वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर एट 110 डिग्री सेल्सियस में। देख लो, एक बार में कन्वर्जन नहीं होगा, एक बार में कन्वर्जन नहीं होगा। सर कितने स्टेप, कितनी हीट लग रहा है? 1 2 3 4 5। अब चल के मुझे बता दो कौन सी जगह पे कितनी जगह सेंसिबल हीट है और कितनी जगह लैटेंट हीट है। मुझे बता दो कितनी जगह सेंसिबल हीट आएगा और कितनी जगह लैटेंट हीट आएगा। सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट कितनी जगह आएगा? आइस से आइस में यहां कोई फेज चेंज हो रहा है क्या? आइस से आइस में यहां पे कोई फेज चेंज हो रहा है क्या? एक बोल रहा है पानी का टेम्परेचर किसको पता है? पानी कब बॉयल करता है भाई? इसीलिए शुरुआत में लिखवा दिया था, डिग्री सेल्सियस केल्विन सब लिखवा दिया था भाई। योर क्वेश्चन हर्ट मी भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछना होता। सर बोला पानी का कैसे पता चला पानी 0 पे मेल्ट करता है 100 पे बॉयल होता है? कभी कभी लगता है कि पर्दे के पीछे कौन है। ये दो लोग देखो, ये कितने सही बताए जा रहे हैं आंसर। एक बोल रहा है पानी का टेम्परेचर कैसे पता चल रहा है, अलग ही लेवल है भाई। चलो क्या होगा यहां देखना, यहां पे कौन सा हीट आएगा? यहां सेंसिबल हीट आएगा, इसको QS1 लिख देता हूं। यहां पे कौन सा हीट आएगा? लैटेंट हीट आएगा, QL1 लिख देता हूं। और यहां पे क्या आएगा? सर अगेन सेंसिबल हीट आएगा, तो QS2 लिख देता हूं। यहां पे क्या आएगा? सर अगेन क्या आएगा? सर लैटेंट हीट आएगा, तो QL2। और यहां पे क्या आएगा? QS3। सर Q टोटल किसके इक्वल होगा? Q टोटल किसके इक्वल होगा? सर डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हाँ आप ऐसे निकाल सकते हो। QS1, QL1, QS2, QL2, इन 4-5 हीट की वैल्यूज पुट करोगे, तब जाके उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी। हो जाएगा सर, ठीक है, हो जाएगा। 3 सेंसिबल हीट होगा और 2 क्या होगा? लैटेंट हीट होगा। 3 सेंसिबल हीट होगा और 2 क्या होगा? लैटेंट हीट होगा। अब मैं गंदा सा क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों से, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, देख लेना तुम लोग, देखना तुम लोग पक्का डर जाओगे। क्वेश्चन पूछ लो, बोल दो यस और नो बोल दो। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूं कि ना पूछूं? ये जो बताया अभी तक, हीट निकालने का तरीका बताया, सेंसिबल हीट लैटेंट हीट निकालने का तरीका बताया, इस पे एक क्वेश्चन पूछ लो, यस और नो बताना भाई, पूछ लिया जाए। वाटर से वाटर वेपर लैटेंट हीट ही तो होगा भाई, लेकिन टेम्परेचर, जब कोई लैटेंट हीट होता है तो उस टाइम टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट। टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता। देखो जहां भी लैटेंट हीट होगा ना, वहां टेम्परेचर चेंज 0 होता है। टेम्परेचर का चेंज क्या होता है? 0 होता है।
अब चलो वेरी गुड, चलो लोग बोल रहे क्वेश्चन पूछ लो, देख लेना भाई, बुरा मत मानना, मैंने पूछ के किया है काम। हाँ हाँ, नो, अच्छा, तुम बेटा कम वोट में हो, हम यस वाले की बात मान लेंगे। चलो अब बात करते हैं, देख देखते हैं, यहां पे किसने बोल दिया, ये देखना, क्या होगा, क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे कोई तुमसे सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ दे, कोई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ दे, मेल्टिंग पॉइंट पे कोई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ दे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेल्टिंग पॉइंट पे कैसे निकालोगे, यही निकालोगे ना भाई, यही निकालोगे शायद, यही निकालोगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देख लो कितना हो जाएगा। सर यहाँ पे जब मेल्टिंग पॉइंट होता है उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी की वैल्यू सर क्या हो जाएगी, जीरो। डेल्टा टी की वैल्यू अगर किसी को जीरो से डिफाइन करते हैं, किसी को जीरो से डिवाइड करते हैं, तो सर हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। किसी को अगर जीरो से डिवाइड करते हो, जो आपको बोले हीट जीरो हो गया, अरे हीट जीरो, हीट तो कोई भी हो सकता है ना, वो तुमसे पूछ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, अगर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर फिक्स्ड है तो उस टाइम पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। डेल्टा टी की वैल्यू तो जीरो हो गई ना भाई, डेल्टा टी की वैल्यू, अरे तुमसे मैं कौन सा, अरे केबीडी नहीं करा रहा, तुमसे बस सिखा रहा हूं, तुम्हें खुद से समझो। कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बॉइलिंग पॉइंट पे हीट कैपेसिटी बताओ, जीरो, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, अरे सर उस टाइम पे चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सर अगर कोई वाटर हो चाहे कोई भी हो, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता, सिर्फ फेज चेंज होता है, सिर्फ फेज चेंज होता है। तो ये देख लो m इंटू जीरो, जीरो हो गया, सॉरी मतलब m बाई क्यू बाई जीरो क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट क्या हो जाएगा आपका, लैटेंट हीट क्या हो जाएगा, देख लो उसके हिसाब से हो जाएगा सर, श्योर हो, पक्का। अब देखना, ध्यान से सुनना बेटा, अब कुछ चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आगे से अपने को साइन कन्वेंशन, इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे साइन कन्वेंशन ऑफ हीट बताने वाला हूं, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट बताने वाला हूं, फिर हीट को हम लोग खत्म करके आगे चलेंगे। साइन कन्वेंशन ऑफ हीट बताने वाला हूं, कल बेटा इसको रिवाइज करके आना, क्योंकि कल इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी का, ध्यान से करना। साइन कन्वेंशन ऑफ हीट, हीट कभी भी याद रखिएगा, हीट कभी भी, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, या फिर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम को दिया जाएगा या हीट गिवन टू सिस्टम होगा तो ये हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, ये हमेशा क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन मतलब जो हम लोग फॉलो करते हैं, आईयूपीएसी हमें बताता है कि भैया अगर सिस्टम को हीट दोगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, अगर सिस्टम को हीट दोगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, अगर हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम लिखा हुआ है, या फिर हीट गिवन आउट बाय, हीट गिवन आउट बाय, हीट गिवन आउट बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो इस केस में क्या कन्वेंशन होगा, निगेटिव होगा। अगर मैं हीट लूज करूंगा, अगर मैं हीट लूज करूंगा तो मेरा साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टम के बारे में। अच्छा चलो एक बात बताना, अगर सिस्टम हीट लूज करेगा तो कौन गेन करेगा, सिस्टम अगर हीट लूज करेगा तो गेन कौन करेगा, सिस्टम अगर हीट लूज करेगा तो गेन कौन करेगा,
अगर सिस्टम हीट लूज करेगा तो गेन कौन करेगा, जल्दी बताओ। सिस्टम अगर हीट लूज करेगा तो गेन कौन करेगा? अरे ये साइन कन्वेंशन है भाई, इसको दिमाग में रख लेना, हो गया। कहीं भी बोला जाए कौन गेन करेगा, वेरी गुड, सराउंडिंग। तो देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि यार जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर हीट लूज करेगा तो कहां गर्मी किसको मिलेगी, किचन के साइड में, किचन में क्या होगी, गर्मी होगी, यही होगा ना। तो सिस्टम अगर गेन कर रहा है तो हमें पॉजिटिव बोलेंगे, सिस्टम अगर रिलीज कर रहा है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर सिस्टम रिलीज करेगा तो सराउंडिंग गेन करेगा, सराउंडिंग देगा तो सिस्टम लेगा, यही होगा अपना हिसाब किताब। श्योर हो? तो हीट अपने पास, हीट में हम लोगों ने देख लिया कि सर सेंसिबल हीट हो गया, लैटेंट हीट हो गया, सेंसिबल हीट हो गया, लैटेंट हीट हो गया, सेंसिबल हीट, हीट गिवन टू सिस्टम को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव। हो जाएगा, श्योर हो? तो हीट गिवन टू सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम। हीट के बारे में पहला पाथ फंक्शन हमने पढ़ लिया, पहला पाथ फंक्शन हमने पढ़ लिया, हीट इज द पाथ फंक्शन, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। देखो हीट के बारे में पाथ फंक्शन कैसे डिसाइड हुआ, देखना एक एक रास्ते पे डिपेंड कर रहा है। देखो पाथ फंक्शन याद है, पाथ फंक्शन किसको बोला था, हर एक रास्ते के हर एक मोड़ पे डिपेंड कर रहा है, ये रास्ते पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्टेट फंक्शन होता ना बेटा तो उसको इससे मतलब था ही नहीं, स्टेट फंक्शन यहां देखता और यहां देखता, स्टेट फंक्शन को बीच वाले से मतलब होता ही नहीं, ठीक है ना, स्टेट फंक्शन को बीच वाले से मतलब होता ही नहीं। तो पाथ फंक्शन देखो हर एक रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का डिफरेंस याद रखिएगा। बाकी कल एनसीईआरटी का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एक वेट कर रहा है। हीट हो गया, पहला पाथ फंक्शन कर लिया, अब आते हैं दूसरे पाथ फंक्शन की तरफ, दूसरे पाथ फंक्शन की तरफ। हाँ दूसरे पाथ फंक्शन की तरफ। हाँ किस बात की, अरे छुट्टी किस बात की भैया, आज तो सब क्लास चलेगी। वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन क्या होता है, ध्यान से देखना, वर्क डन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी व्हेन अ सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब अपना चेंज कर रहा हो, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहा हो, उस टाइम पे कोई भी गैस जो वर्क होता है या कोई एनर्जी लूज करता है या कोई एनर्जी गेन करता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्क बोल देते हैं। इट इज पाथ डिपेंडेंट, ऑब्वियस है, कल भी हमने पढ़ा था कि ये क्या होगा, ये पाथ फंक्शन होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं ये क्या है, इट इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये किसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ये क्या होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये क्या होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। एक बोला फिजिक्स में वर्क इज इक्वल टू, अरे तो फिजिक्स का भाई, फिजिक्स का ही यूज करेंगे बस। हमारे और फिजिक्स में लड़ाई इस बात की है कि हम लोग आईयूपीएसी को मानते हैं, फिजिक्स वाले आईयूपीएसी को नहीं मानते हैं। हम दोनों के थर्मोडायनेमिक्स में बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। फिजिक्स वाले बोलते हैं वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन देखना, वर्क डन फिजिक्स के हिसाब से क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, शायद डेल्टा एक्स बोल देते हैं, यही होता है शायद, डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू एस ऐसे बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट यही चीज हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बोलने का स्टाइल अलग है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ये फिजिक्स के हिसाब से बोला जाता है। ध्यान सुनना बेटा क्या होगा, हाँ फिजिक्स का, और यहां पे अपने पास, हाँ भाई एक बोल रहा है खाली पढ़ा रहे, बताइए, अच्छा नहीं पढ़ाना था, ओके, हाँ खाली पढ़ा रहे, बताओ यार कितना बड़ा कंप्लेन है, खाली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क। एक सिंपल सी चीज देखना, फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोला जाता है, ध्यान से देख लो, फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोला जाता है, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोला जाता है, प्रेशर। और ये फिजिक्स का ही डेफिनेशन से निकाल रहा हूं बेटा, फिजिक्स का डेफिनेशन से ही निकाल रहा हूं। ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। तो सर वर्क डन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, वर्क डन का एक फॉर्मूला ये भी होता है। अगर आप फिजिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ के बैठे हो तो वर्क डन का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ लीजिएगा, वर्क डन का एक फॉर्मूला ये भी होता है। ये हम लोग यूज करते हैं, फिजिक्स में ये यूज करते हैं। हम लोग की लाइफ में गैस होता है, गैसियस के कारण प्रेशर वॉल्यूम ये सब चेंज करता है, इसीलिए हम वर्क डन का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑर्डर्ड मतलब, अरे ऑर्डर्ड मतलब क्या होता है, कल ही तो बताया था, ऑर्डर्ड मतलब फोर्स का डायरेक्शन होगा ना भाई। वर्क डन क्या करते हो ये तुम्हें ही पता है, कॉस थीटा। अगर कोई आदमी इतना बड़ा फोर्स लेके, न्यूटन मान लो यहां पे 10
10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो और आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो, अगर 10 मीटर घूमेगा तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा सर? वर्क डन कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 मीटर, और कॉस कितना ले लूंगा? कॉस 90 डिग्री लूंगा सर। वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इसका डायरेक्शन होता है। हीट का कोई डायरेक्शन नहीं था, इसीलिए कल उसको क्या बोला था हम लोगों ने? हीट इज अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद है? ठीक है, ऑर्डर्ड फॉर्म। और ए मतलब एरिया, ओ भाई साहब, ए मतलब एरिया, अरे यार रुक जा, लिख देने दो भाई, पता चला। ए मतलब एरिया, डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेस चेंज इन लेंथ, डिस्प्लेसमेंट ना बोल के चेंज इन लेंथ, और डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो चेंज आता है, चेंज इन वॉल्यूम, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? चेंज इन वॉल्यूम को ही क्या बोल देते हैं कि सर ये होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारी लाइफ में क्या आ गया? P इंटू डेल्टा वी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? P इंटू डेल्टा वी। रुक जाओ, 3D में दिखाता भी हूं, 3D में दिखा भी देता हूं। कहाँ गया भाई? नहीं है क्या? अरे कहाँ चला गया? बुरा मान गया क्या तू भाई? कहाँ है भाई तू? सिंपल। अरे पता नहीं, मुझे दिखा था पिस्टन कहीं पे। ठीक है, मुझे लगा फिजिक्स इसमें होगा। फिजिक्स में भी हो सकता है ना यार, फिजिक्स में हो सकता है। वो भी सोच रहे हैं कि तुम्हें तो इतना तो पता ही होगा। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। चलो देख लो, वर्कडन की बात कर रहा था। ये देखना अपने पास, मान लो कोई पिस्टन है, कोई भी पिस्टन है, देखना अपने पास। अगर मान लो ये पिस्टन का ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक है, ये पिस्टन, इसका एरिया होगा, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, इस क्रॉस सेक्शन का एक एरिया है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर ये यहां पे था, मान लो अगर ये पिस्टन यहां पे था, अगर ये पिस्टन यहां पे था, तो सर इसमें यहां से लेकर यहां तक जब मूव करेगा, डेल्टा एक्स मूव करेगा, इस पे प्रेशर के अगेंस्ट जब मूव करेगा, तो इसी को वर्क डन बोल देंगे। एंड वर्क डन इज नथिंग, पी इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी हो जाएगा। पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, यही मेरा वर्क डन आएगा। पी इंटू डेल्टा वी हो जाता है, पी इंटू डेल्टा वी हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का वर्क डन लेते हैं, फिजिक्स में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, फिजिक्स में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। फिजिक्स वाले बिकॉज आईयूपीएससी को नहीं फॉलो करते, इसीलिए उनका वर्क डन और हमारे वर्क डन में एक डिफरेंस आएगा। पता है किस चीज का? मैग्नीट्यूड हम दोनों का सेम होगा, हमारा भी सेम होगा, फिजिक्स का भी सेम होगा। चेंज क्या आने वाला है? चेंज क्या आने वाला है हमारे फिजिक्स में और केमिस्ट्री के में? चेंज क्या आने वाला है? साइन कन्वेंशन। फिजिक्स में ये देख लो, ये फॉर्मूला पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा, बट यहां पे देखना मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सर ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी,
ये देखना, एक लाइन लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, आईयूपीएसी आप सबको पता है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सर वर्क का फॉर्मूला जो होता है, वर्क का फॉर्मूला जो होता है ये होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। साइन क्या लग गया, माइनस लग गया, पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये देख लो सर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूं, बिकॉज फिजिक्स वाले ऑब्वियस आईयूपीएसी की बात नहीं मानते। हमारे वर्क डन में और फिजिक्स के वर्क डन में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, क्योंकि आईयूपीएसी बोलता है कि भैया हमारा गैस अगर वर्क करेगा तो ये गलत होगा, एनर्जी लूज करेगा। फिजिक्स में उल्टा सोचते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं अच्छी बात है, अगर कोई मोटर घूम रहा है तो अच्छा बात है। क्या केमिस्ट्री वाले उल्टा सोचते हैं, ये आईयूपीएसी बोलता है नहीं नहीं, अगर हमारा गैस वर्क करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। हमारा गैस अगर वर्क करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। ध्यान से देख लो, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी केमिस्ट्री का वर्क डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। ये जो वर्क पढ़ा ये किसके लिए वर्क पढ़ा, वैलिड इन फिजिक्स, ये फिजिक्स में अपना चलेगा। आप फिजिक्स में लगाएंगे, फिजिक्स का जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे वहां पे आपको ये वर्क डन मिलेगा। लेकिन केमिस्ट्री में बात करेंगे तो बिकॉज हम केमिस्ट्री में आईयूपीएसी को फॉलो करते हैं, इसीलिए हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वी फाइनल मतलब फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, और ये क्या हो गया, वी इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम। सर ये देख लो, कोई बोल रहा है पी एक्सटर्नल क्यों आया, अरे भाई कभी भी किसी की एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करोगे ना। जैसे कभी भी तुम किसी के अगेंस्ट वर्क करते हो ना, मान लो दीवार पे ही धक्का मार रहे हो तो किसी कोई ना कोई अपोज में फोर्स लगा रहा होगा ना, उसी के अगेंस्ट वर्क होगा। तो ये याद रखिएगा, वर्क डन में ये आ जाता है। अब किसी ने बोला सर ऐसा माइनस क्यों लगाया, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। एक बात बताना, अगर सिस्टम अगर वर्क करेगा, ध्यान से देखना, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर हमारा गैसियस सिस्टम वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, जल्दी बताओ, एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। नहीं भैया जल्दी तो नहीं छोड़ूंगा, ये बताओ, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, जल्दी बताओ। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, मान लो मैं वर्क कर रहा हूं, तो एक्सपेंशन करूंगा या कॉन्ट्रैक्शन करूंगा, बताओ जल्दी। एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है सर, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है सर, वी फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, इनिशियल वॉल्यूम से, यही होगा ना। एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा, यही होगा। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो ऑब्वियस है क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा। फाइनल वॉल्यूम किससे बड़ा होगा, इनिशियल वॉल्यूम से। ये देख लो, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका साइन कन्वेंशन निकल के आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा, देखना सर ये वाली चीज क्या हो गई, पॉजिटिव, ये वाली चीज क्या होगी, पॉजिटिव। तो सर मैं यहां बोल सकता हूं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। देख लो कैसे आया, पता चला। अगर आप सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। सिस्टम वर्क करेगा एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। और ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। कैसे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई इंटू निगेटिव। इसीलिए फिजिक्स का साइन कन्वेंशन और हमारा साइन कन्वेंशन गलत आता है, अपोजिट आ जाता है। हम लोग इसको निगेटिव लेते हैं, फिजिक्स में यही चीज जाओगे तो यही चीज पॉजिटिव पढ़ा दी जाएगी। वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क किया जाएगा, अगर सिस्टम पे वर्क होगा मतलब क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर कंप्रेशन करेंगे, तुम्हें कंप्रेस किया जाएगा। और कंप्रेशन का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया सर, आपका फाइनल वॉल्यूम छोटा हो जाएगा किससे, इनिशियल वॉल्यूम से कम हो जाएगा। आपका फाइनल वॉल्यूम लेस देन क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। और इस केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम को, वर्क डन ऑन द सिस्टम को अगर मेजर करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखना बेटा एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ये देख लो, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव, ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सर वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम पे वर्क क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। सर साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन आपको कल काम आएगा, कल मतलब अगली क्लास में काम आएगा, पक्का हो जाएगा सर। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम,
हम लोग, हमारा सिस्टम अगर वर्क करता है तो हम उसको निगेटिव मान लेते हैं, और हमारा सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है, उसको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो हम क्या मानते हैं, इसको पॉजिटिव मानते हैं। यही दोनों चीजें फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच की लड़ाई है। फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स अलग हो जाता है। फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स अलग हो जाता है। याद रखिएगा, वर्क डन क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। फिजिक्स में ये माइनस हटा दिया जाता है, इसीलिए हमारा वर्क डन का साइन कन्वेंशन और उनके वर्क डन का साइन कन्वेंशन अलग अलग आ जाता है, और इसीलिए दिक्कत आ जाती है। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? चलो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। आज आपको क्या करना है, आज आपको अटेम्प्ट करना है DPP1। आज आपको DPP1 अटेम्प्ट कर लेना है। DPP1 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, DPP1 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और हो सके तो आप सब लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज 1-2 चैप्टर जो अपने पास समरी लेक्चर मैंने सबको दे रखा है, 2-3 अब अगले हफ्ते क्लास होगी या सैटरडे को क्लास होगी, तो मोल कॉन्सेप्ट और स्टेट्स ऑफ मैटर को हो सके तो थोड़ा रिवाइज करके आ जाइए। 1-1 घंटे का मैंने समरी लेक्चर डाल रखा है, आपकी क्लास में डला हुआ है शायद। 1-1 घंटे 2 घंटे का रिवीजन निकाल लीजिए सैटरडे को। अब ये चैप्टर में मोल्स भी आएगा सर, मोल्स भी आएगा, सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो रिवीजन समरी लेक्चर आपके पास पड़ा है, 1-1 घंटे में आप समराइज कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है। मूल कॉन्सेप्ट स्टेट्स ऑफ मैटर रिवाइज करके आ जाओ। ओके, कल की क्लास में मॉड्यूल का क्वेश्चन दे दूंगा। मॉड्यूल में एक्चुअली अभी आज थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ है, अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे मॉड्यूल के। आज हमने बहुत डिफिकल्ट चीजें पढ़ी हैं, चलो एक बार बस याद कर लेना क्या क्या डिफिकल्ट पढ़ा है। हीट 2 टाइप का, एक को लैटेंट हीट, एक को सेंसिबल हीट। लैटेंट हीट के 2-2 फॉर्मूले, सेंसिबल हीट के 3-3 फॉर्मूले। सर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इनके बीच का रिलेशन कितना डिफिकल्ट था। सर लैटेंट हीट में 2 अलग अलग, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कभी उल्टा ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, कभी निगेटिव ले रहे हैं। सर आज हमने वर्क भी पढ़ लिया कि फिजिक्स का वर्क डन और केमिस्ट्री का वर्क डन डिफरेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया है। कल की क्लास में, अगली क्लास में जब आएंगे तो अगली क्लास में बेटा अब चैप्टर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सब लोगों को अपनी गलतियां रियलाइज होंगी, सबको अब थोड़ा सा पता चल गया है कि चैप्टर्स वाइंड होती हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट पे चलती हैं। अगर आप आज की क्लास करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, तो अगली क्लास बहुत जल्दी समझ में आएगी, और नहीं तो फिर तो पता ही है, सब लोग मिलके गलत गलत आंसर देना, ठीक है। चलो तो अगली क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास में बहुत सारा कुछ करने वाले। सबको हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है ना। अच्छे से भाई बहन का प्यार मनाते रहिए, ठीक है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, और मिलेंगे हम लोग फिर से सैटरडे वाली क्लास में। और तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। आज वीडियो कॉल नहीं भाई, अब तुम लोग रक्षाबंधन करके आ जाओ, फिर उसके बाद रिवीजन करके आओ, फिर वीडियो कॉल करते हैं। ओके, डन डन, बाय बाय।